Hey everyone, welcome back to this online lecture series of Basic Electrical Engineering Portal। और आज का जो लेक्चर नंबर 29 है, वीडियो नंबर 29, वो आज हम समअप कर रहे हैं मॉड्यूल 1 को, डीसी सर्किट्स को। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये स्पेशली यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के ऊपर डेडिकेटेड है ये वाला वीडियो, जिसमें हमने लास्ट के अप्रॉक्स 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी पेपर्स में आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को लिया है और वन बाय वन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको उन क्वेश्चंस को देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि जो भी हमने पढ़ा है अभी तक पिछले 28 वीडियोस में मॉड्यूल 1 के, वो सफिशिएंट है। और आप जितने भी क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में आएंगे वो सारे के सारे आप आसानी से बहुत अच्छे से कर पाएंगे और पूरे पूरे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस का जो सिलसिला है ये। सबसे पहले हम देखते हैं, एक ही क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि दो टाइप के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में पूछे जाते रहे हैं अभी तक। वो थे कि एक तो 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और एक 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिफाइन यूनिलेटरल एंड बायलेटरल नेटवर्क। आपको बहुत अच्छे से ये चीज बता दी गई है। यूनिलेटरल और बायलेटरल नेटवर्क की डेफिनेशन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बना के भी। इसका पूरा डेफिनेशन बहुत क्लैरिटी के साथ दिया जा चुका है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगा, राइट। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है जो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज डिफाइन विद एग्जांपल्स एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स एंड बायलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स एंड बायलेटरल यूनिलेटरल एलिमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हम बहुत अच्छे से डेफिनेशंस में लिख चुके हैं। जो वीडियो हमने बनाया था इसके ऊपर, एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, वहां पर हमने विद एग्जांपल्स समझा था, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हुए सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से बनाया था। तो जितनी भी डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस थी, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, जैसे एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स, बायलेटरल यूनिलेटरल एलिमेंट्स और लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ये इस तरह के सारे जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देखिए, ये सारी की सारी डेफिनेशंस 2-2 नंबर में एग्जाम में पूछी जाती हैं और अक्सर हर बार ही एक ना एक डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन पेपर में आती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 4-5 डेफिनेशन हमने लिखी थी वो सारी की सारी, उनमें से कोई 1 या 2 डेफिनेशन हर बार एग्जाम में पूछी जाती है 2 मार्क के लिए। तो आपको वो क्लियर होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आनी चाहिए कि कैसे उनको बनाना है और किस तरह से हम उनको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल सके बिना किसी भी डिडक्शन के। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज अगेन राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट। यहाँ फिर से एक्टिव एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन किया गया है कि एक्टिव एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही होंगी, हमने जब पढ़ाई थी एक्टिव एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमने बताया था कि एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो एनर्जी को सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ ये बताया था कि उसकी जो पावर है एक्टिव एलिमेंट की, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, वो हमेशा पावर को डिलीवर करता है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन के आंसर बना सकते हैं। हम जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हुए आए हैं उन सभी में से आंसर इनके निकलते हैं, नो मैटर क्वेश्चन क्या आ रहा है, लेकिन आपको उसका आंसर वहीं से निकल कर आएगा। आप अगर अच्छे से सीख रहे हैं और उसको देखते हुए आए हैं, वीडियोस को समझते हुए आए हैं, तो बहुत इजीली इनके आंसर्स आप लिख पाएंगे, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट हो चुका है ये भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम हमने बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाया था। उसका डायग्राम बना के उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक गिवन सर्किट को एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो इसके अंदर आपको जो कंसीडर करना है वो ये होगा, एक तो स्टेटमेंट जो वर्ड्स में हमने लिखा है कि क्या करता है ये नॉर्टन्स थ्योरम, उसके बाद उसको एक छोटा सा सर्किट जो बना के हमने बॉक्स बना के एक बनाया था, एंड देन फाइनली उसका इक्विवेलेंट सर्किट नॉर्टन्स थ्योरम को क्रिएट किया था। वहां तक आपको यहाँ पर करना है 2 मार्क के लिए। ठीक है, क्योंकि खाली स्टेटमेंट लिखेंगे और बिना उसको डेमोन्स्ट्रेट किए आप उसको लिख देंगे तो वहां पर एक थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है आंसर हमारा, जिसमें चांसेस होते हैं कि हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सके। तो टू गेट फुल मार्क्स, जो 2 नंबर या 3 नंबर का जो भी पैटर्न होगा, उसके हिसाब से जिस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये पूरा इस तरह से लिखना होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन है। नाउ 2 लिमिटेशंस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम आपसे पूछी गई है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम? आपको बताया गया है थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ाते हुए लिमिटेशंस के बारे में कि मैग्नेटिक सर्किट में हम अप्लाई नहीं कर सकते, जो मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट्स होते हैं उनमें अप्लाई नहीं कर सकते,
दूसरा नॉन लीनियर सर्किट्स में ये नहीं लगा सकते, वो हमने आपको बताया था। तो ये इस तरह की लिमिटेशंस हैं जो थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर आती हैं, जहां पर वो एप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली लिमिटेशन का मतलब है कि जहां हम थेवेनिन्स थ्योरम को नहीं लगा सकते, वो आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार आ चुका है, राइट। तो ये लिमिटेशंस आपको यहाँ पर लिखनी थी, 2 लिमिटेशन पूछी है तो 2 ही लिमिटेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों के बारे में पूछा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आइडियल को पूछा जाएगा तो आपको आइडियल के बारे में बताना है, प्रैक्टिकल के बारे में पूछा जाएगा तो आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताना है। प्रैक्टिकल में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो टाइम के साथ डिके होता है वैल्यू में, जो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, वो वहां पर कंसिडर करके हमने जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट की है करंट और वोल्टेज सोर्सेज की, उसमें से आपको वोल्टेज सोर्स के बारे में पूछा है, तो ये आपको यहाँ बताना है। जो इक्वेशन हमने लिखी थी डायग्राम बना के, इक्विवेलेंट डायग्राम बना के, वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। सी सोर्सेज से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के 2-2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कभी बन सकता है कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, या फिर एक क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, ठीक है। या फिर ये बन सकता है कि आइडियल सोर्सेज और प्रैक्टिकल सोर्सेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। या फिर जैसे आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कह रहे हैं कि आइडियल करंट सोर्स बताइए और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बताइए, ये भी पूछ सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो जितने टाइप के सोर्सेज हैं, जितनी डेफिनेशंस हमने लिखी हैं, उन सब से रिलेटेड किसी से भी एक क्वेश्चन बना के सोर्सेज से रिलेटेड दिया जाता है। और मोस्टली ये देखा गया है कि हर एग्जाम में सोर्सेज से रिलेटेड एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो अलग हो या सिमिलर हो, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें भी हम आसानी से कर चुके हैं, बहुत अच्छे से हमें आता है कि क्या हमें यहाँ पर करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। यूटिलिटी ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब है कि कहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी यूटिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो यूटिलिटी इसकी ये है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेज लगे हों, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सुपरपोजिशन की हेल्प से। दूसरा हमारा इसका यूटिलिटी ये है कि हम इस थ्योरम को एक ऐसी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आपको किसी सर्किट में इंडिविजुअल सोर्स की हेल्प से उसका रिस्पॉन्स जानना हो, ठीक है, वहां हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यही इसकी यूटिलिटी है कि कुछ इस तरह के केसेस जहां पर मल्टीपल सोर्सेज हों और हमें सर्किट को इंडिविजुअल सोर्स की हेल्प से एनालाइज करना हो, वहां पर हम इसका एप्लीकेशन दिखा सकते हैं। जैसे किसी कंपोनेंट का आपको पता करना है कि जो सोर्स सर्किट में लग रहे हैं, क्या उन सोर्सेस के साथ वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपका विथस्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हर एक सोर्स के साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, एंड लास्टली आप उसको सम अप करके देख लेंगे कि क्या वो उसके लिए कंपेटिबल है या नहीं है, राइट। तो ये इसकी यूटिलिटी है। साथ ही साथ जब सुपरपोजिशन की थ्योरम की बात हो ही रही है, तो मैं ये भी बता दूं कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये नॉन लीनियर सर्किट्स में हम नहीं लगा सकते, पहला डिसएडवांटेज इसका ये है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसको हम पावर के लिए यूज नहीं कर सकते, कि डायरेक्टली आप एक सोर्स से पावर निकाल लें और दूसरे सोर्स से पावर निकाल लें और उनको दोनों को ऐड कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से पावर कैलकुलेट करना है, तो यू हैव टू कैलकुलेट वोल्टेज और करंट, जैसे कि हम करते आए हैं, और फाइनली वोल्टेज और करंट का नेट निकालने के बाद आप उनको पावर के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे V²/R या I²R के फॉर्मूले का यूज करते हुए, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम का, जो हमें करने के लिए दिया गया है। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर का सवाल है, दिस इज रिलेटेड टू स्टार डेल्टा कनेक्शन, जो हमने लास्ट लेक्चर में डेमोन्स्ट्रेट भी किया है बहुत अच्छे से कि कैसे हमें करना है। यहाँ 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको 20, 30 एंड 50 ओम के, जो कि डेल्टा में कनेक्टेड है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेल्टा बनाएंगे। जो प्रोसीजर है हमारी, ये इस तरह का डेल्टा बन जाएगा। आप इनके नाम दे देंगे A, B एंड C। उसके बाद इन तीनों रेजिस्टेंस को रैंडमली ले लेंगे, मान लीजिए एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देंगे। फिर उसका आप इक्विवेलेंट स्टार बनाएंगे, कुछ इस तरह का स्टार बनेगा इस डेल्टा का। देन उसके फॉर्मूले डिराइव करके आप वैल्यूज को कैलकुलेट करते हुए कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। बहुत इजी है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार डेल्टा में से जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है, वो 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस आपको दिए जाते हैं, या तो स्टार में होंगे या तो डेल्टा में होंगे। और अदरवाइज 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपको, वो पूरा डेरिवेशन आपको वहां से पूछा जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका स्टार डेल्टा का। ओके, तो 2 नंबर के इतने ही क्वेश्चंस हैं, इतनी ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो आप देखेंगे जो 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं, उनमें जो मेजर टॉपिक्स हैं वो क्या है, नंबर 1 सोर्सेज,
नंबर 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट लाइक एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स, बायलैटरल यूनिलैटरल एलिमेंट्स, लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट्स, इस तरह के हो गए। तीसरा आपके पास सुपरपोजिशन, थेवेनिन एंड नॉर्टन्स थ्योरम के स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। चौथा स्टार डेल्टा से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे गए हो। दैट्स इट। इससे ज्यादा 2 नंबर की क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। अब आ जाते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम। ये है 2 ओम जिसमें करंट आपसे पूछा गया है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का क्वेश्चन है। नेचुरली 2 सोर्सेज होंगे, यहाँ देखिए एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, और आप ध्यान से सर्किट को देखिए। सर्किट बिल्कुल उसी तरह का अरेंजमेंट है जैसा मैंने आपको एक वीडियो लेके बनाया था जिसमें मैंने 1 क्वेश्चन और 5 मेथड्स लगा के दिखाया है। तो ये बिल्कुल उसी टाइप का सर्किट अरेंजमेंट है। मैंने आपको कहा भी था कि इस तरह का सर्किट अरेंजमेंट बहुत ही कॉमन सा होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं इजीली सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के। दूसरा, आप यहाँ पर ये करंट सोर्स को आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपसे करंट 2 ओम में पूछा है। ठीक है, करंट चूंकि 2 ओम में पूछा है तो आपको ये 2 ओम को डिस्टर्ब नहीं करना है, बस ये आपको मेन ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया है कि जब भी आप सर्किट को चेंज करते हो, उसको कन्वर्ट करते हो किसी दूसरे फॉर्म में या उसको सिंप्लीफाई करते हो, तो कभी भी वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपको डिस्टर्ब नहीं करना है जिसमें आपको कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही गई हो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है, इसको आप सीरीज में वोल्टेज सोर्स के साथ कन्वर्ट करके सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 मैच का क्वेश्चन जो दिख रहा है वो 2 मैच का हो जाएगा और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली हम कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से अगर आप देखें कि यहाँ पर ये जो टी पॉइंट है ये स्टार भी बना रहा है, तो आपको यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर ये आपने चेंज कर दिया तो पूरा 2 ओम का जो रेजिस्टेंस था वो गायब हो जाएगा। फिर आप वहां पे जो कैलकुलेट करेंगे वो सारी चीजें आपकी सही नहीं होंगी। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा स्पेशली टेक केयर आपको करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम हो या कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आप चेंज करें, राइट। एंड बिना जब तक क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि आपको कोई चेंज करना है, तब तक आप उसमें कोई भी चेंज ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। एज इट इज जो क्वेश्चन दिया है उसको एज इट इज प्रोसीड करें, राइट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द करंट इन 12 ओम। ये है आपका 12 ओम जिसमें आपको करंट पूछा गया है बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम लगाना है। अगेन आप देखेंगे सर्किट का जो अरेंजमेंट है कुछ कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछले वाला क्वेश्चन था, जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट सा सर्किट अरेंजमेंट होता है। तो ये 12 ओम है, यानी कि आरएल तो आपको दे रखा है, ये लोड रेजिस्टेंस है। आप सिंपल है, आप एक एक सोर्स सबसे पहले आप इसमें आईएन निकालेंगे। आईएन के लिए आप इसको शॉर्ट करके 3 मैच का क्वेश्चन बना के आप इजीली कर सकते हैं। नोडल एनालिसिस या मैश एनालिसिस जो आपको कंफर्टेबल हो करने के लिए। इसमें भी मैं कहूंगा कि हमेशा मैश एनालिसिस को प्रेफर करें, जिसको थोड़ा भी डाउट अगर नोडल में होता है, क्योंकि मैश से हम आसानी से कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक हुए, बस थोड़े से बेसिक जो चीजें हैं उनका ध्यान रखते हुए। उसके बाद आप आरएन निकालते हैं। आरएन निकालने के लिए सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर देते हैं, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे आरएन, आप देखेंगे कि ओपन होने के साथ ये दोनों सीरीज में दिखाई देंगे एंड देन ये पैरेलल में दिखाई देगा। तो इजी सा क्वेश्चन है, इजीली आरएन और आईएन निकल आएंगे और नॉर्टन से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 जो नॉर्टन से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिटरमाइन द करंट थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस। ये है 15 ओम। करंट की डायरेक्शन भी मार्क करके दी गई है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें करंट निकालना है बाय यूजिंग नोड एनालिसिस। नोडल एनालिसिस है। अब नोडल एनालिसिस है तो नेचुरली हमें सबसे पहले जंक्शन चाहिए होंगे। तो जंक्शन में आप देखेंगे कि सबसे पहला जंक्शन ये बनेगा जहां 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है। दूसरा जंक्शन यहाँ बनेगा, ये दोनों कॉमन पॉइंट मानते हुए, क्योंकि देयर इज नथिंग बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, सो दिस विल बी ए कॉमन पॉइंट जंक्शन जिसपे 1 2 3 एंड 4 ये चारों के चारों ब्रांचेस कनेक्ट होंगे। और तीसरा जंक्शन नीचे बनाएंगे हम, जिसको हम ग्राउंड भी करेंगे। ठीक है, 3 जंक्शन यहाँ पर होंगे, एक नीचे ग्राउंडेड होगा, ऊपर 2 जंक्शन अननोन रहेंगे जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। कोई भी सुपर नोड वाला केस यहाँ नहीं बन रहा है, तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आपको नोडल एनालिसिस से करना है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो हम इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 यूजिंग मैश एनालिसिस। तो हियर वी हैव टू अप्लाई मैश एनालिसिस। फाइंड आउट द करंट I1 I2 एंड I3। I1 I2 I3 की डायरेक्शन मार्क करके दी गई है स्पेशली। तो आपको जो फाइनल आंसर्स बताने हैं वो इन्हीं डायरेक्शंस में बताने हैं। लेकिन मैंने आपको कहा भी है कि जब अगर सर्किट में पहले से कोई डायरेक्शन या करंट वोल्टेज कुछ भी लगा हो तो उसको सर्किट सॉल्व करते टाइम आप कंसीडर ना करें। लास्टली जब आप सारी वैल्यूज अपने हिसाब से फाइंड आउट कर लें तब आप देखें कि हमसे क्या पूछा है और किस डायरेक्शन में पूछा है, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 मैश आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 4 मैश के साथ साथ 2 करंट सोर्स भी हैं, यानी कि अननोन सिर्फ 2 ही रहेंगे।
क्योंकि दो करंट सोर्स दे दिए हैं, एक करंट सोर्स ये है जिससे एक वैल्यू मिलेगी, दूसरा करंट सोर्स ये है जिससे दूसरी वैल्यू मिलेगी। जो बीच के दो करंट से सिर्फ वही दो अननोन रहेंगे, दो इक्वेशन बनेंगी, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मैश एनालिसिस का, ये हम इजीली कर सकते हैं जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपसे कहा गया है कि फाइंड द करंट इन 4 ओम। ये है आपका 4 ओम बाय यूजिंग मैश एनालिसिस। अगेन मैश एनालिसिस का क्वेश्चन है, 4 ओम में करंट पूछा है, 3 मैश का क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है जिसमें से एक करंट सोर्स लगा है। तो करंट सोर्स से हमें एक सिंपल डायरेक्टली करंट मिल जाएगा I3, मान लीजिए अगर यहाँ I3 है तो I3 का वैल्यू निकल आएगा -2 एम्पियर। फिर बचेगा आपके पास I1 और I2, दो मैश की दो इक्वेशन लिख के हम I1 I2 निकाल लेंगे, और 4 ओम में जो करंट होगा वो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से डाउनवर्ड डायरेक्शन में I1 - I2 होगा, जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है ये भी मैश एनालिसिस का। यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर थ्रू द करंट पासिंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से नोडल एनालिसिस से हमें क्वेश्चन दिया गया है, नोड लगाना है, 1 ओम में करंट निकालना है, एंड हियर इट इज द 1 ओम रेजिस्टेंस, राइट। V1 V2 भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक जंक्शन ये है, इसका एक जंक्शन ये बन ही रहा है, ऑलरेडी हमें पता है। दिस इज वन जंक्शन कनेक्टेड विद 3 ब्रांचेस, वन इज दिस, वन इज दिस, वन इज दिस। This is second junction connected with 3 branches again, and one junction will be here which will be grounded 0 volt. तो V1 और V2 आपको बेसिकली निकालने हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन इस क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट है आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल वही सेम अरेंजमेंट है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सर्किट अरेंजमेंट है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। करंट सोर्स यहाँ लग जाए, बीच में लग जाए, इधर लगा दीजिए, वोल्टेज सोर्स को यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए। ये टोपोलॉजीज चेंज हो सकती है, लेकिन जो जनरल अपीयरेंस है सर्किट का वो लगभग ऐसा ही दिखाई देगा आपको, जो कि इंपॉर्टेंट एक सर्किट अरेंजमेंट होता है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जो कह रहा है आपको डिटरमाइन द करंट थ्रू 5 ओम। ये है आपका 5 ओम नेटवर्क शोन इन फिगर बिलो यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम से निकालना है नाउ ये क्वेश्चन। फिर से आप देखिए सेम सर्किट अरेंजमेंट है, ठीक है। आप देख लीजिए अभी डिफरेंट मेथड से यही सेम टाइप का सर्किट अरेंजमेंट दो तीन बार आ चुका है, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 5 ओम ये आपका आरएल हो गया। आरएल होने के बाद जब आप इसको रिमूव करेंगे तो 3 ओम में करंट नहीं जाएगा, इसका आप स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि ज्यादातर मिस्टेक यहाँ हो जाती है कि जब ये ओपन हो जाता है तो इससे करंट नहीं जाता, और जब इससे करंट नहीं जाता तो ये जो भी वोल्टेज यहाँ VTH होगा वही वोल्टेज आपको यहाँ इस जंक्शन पर मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक ही जंक्शन बन रहा है पूरा पूरा ऊपर और एक ही जंक्शन नीचे बन रहा है, तो आप नोडल से बहुत आसानी से VTH निकाल सकते हैं। सिंगल इक्वेशन से आपका VTH का आंसर आ जाएगा। RTH निकालने के लिए इसको शॉर्ट करोगे, इसको ओपन कर दोगे, ये शॉर्ट ये ओपन होने के बाद 4 और 2 दोनों पैरेलल में होंगे, एंड देन 3 ओम सीरीज में आ जाएगा, तो RTH भी इजीली निकाल सकते हैं। आप नहीं निकाल पा रहे हैं RTH तो आप ISC वाले मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें 5 ओम जो RL है उसको हटा के शॉर्ट करके उसी के थ्रू एक करंट निकालते हैं हम, जिसको ISC कहते हैं। तो ISC निकाल के भी आप RTH या VTH जो भी आपसे नहीं निकाल पा रहा वो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है थेवेनिन्स थ्योरम का, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, और हम ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन कर भी चुके हैं अपनी प्रैक्टिस में और सॉल्व एग्जांपल्स में। यस, वन मोर क्वेश्चन इज हियर, सिंपल बिल्कुल सेम टाइप का अरेंजमेंट है। ये देखिए 2 ओम में करंट निकालना है, ये है आपका 2 ओम। इस बार जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है पहले यहाँ थी, अब यहाँ से यहाँ चेंज हो गई है। सर्किट एग्जैक्टली बिल्कुल वही है, ये जो रेजिस्टेंस है बस वो बदल गया। मैंने आपको कहा था कि अगर सेम सर्किट में करंट फाइंड आउट जहां करना है उसकी लोकेशन आप बदल देंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपका देखिए बदल गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें करना है। इस बार RL आपको यहाँ दिया गया है, बाकी सेम चीजें रहेंगी। जब आप RL को रिमूव करके यहाँ VTH लिखोगे, नीचे एक जंक्शन को ग्राउंड करोगे तो ऊपर वाले जंक्शन पे VTH आपको मिलेगा। फिर आपके पास 4 ब्रांचेस होंगी 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें से इसका करंट 0 ओम लिखेंगे। 4 ब्रांचेस की 4 करंट्स को लिखते हुए आप डायरेक्टली VTH को निकाल सकते हैं इजीली। उसके बाद RTH जब निकालने जाएंगे तो इसको ओपन करके जब आप RTH लिखेंगे तो ये शॉर्ट होगा, ये ओपन होगा, ये दोनों सीरीज में आएंगे 5 and 3 8, उसके बाद 4 ओम आ जाएगा पैरेलल में, तो RTH आसानी से निकल जाएगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करके, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 बाय थेवेनिन्स थ्योरम, वी कैन इजीली सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 में सुपरपोजिशन थ्योरम इस बार दिया गया है, 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, ये है आपका 2 ओम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सी टोपोलॉजी, एक सर्किट की 2 मैच का क्वेश्चन है, करंट सोर्स भी नहीं है, 2 वोल्टेज सोर्स लगे हैं 28 वोल्ट और 7 वोल्ट। आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई भी डिफिकल्टी आएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है करने के लिए तो इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन जो हमें सुपरपोजिशन से सॉल्व करना है। सिंगल नोड इक्वेशन में आपका हर स्टेप का आंसर आ जाएगा, यहाँ 2 इक्वेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। मैच से करेंगे तो 2 इक्वेशन आपका बनेगा, बस इतना अंतर यहाँ पर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18,
नोडल एनालिसिस लगाना है, करंट निकालना है 8 ओम में, दिस इज योर 8 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नोडल लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर हमें साफ साफ दिख रहे हैं, दो जंक्शन है, पहला जंक्शन ये है, दूसरा जंक्शन ये है, तीसरा जंक्शन नीचे है जिसको हमें करना है ग्राउंड। राइट, सुपर नोड वाला केस यहाँ भी नहीं बन रहा है क्योंकि सारे वोल्टेज सोर्स के साथ लगे हैं सीरीज में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंसेस। आप इस वाली ब्रांच का करंट ध्यान से लिखिएगा क्योंकि यहाँ दो दो वोल्टेज सोर्स दिए हैं, दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है। तो जब आप लिखोगे तो यहाँ अगर मान लीजिए V1 है तो V1 प्लस 10 माइनस 10, तो ये 10 से तो आपस में दोनों न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं, तो ये इफेक्ट नल है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दीज टू बैटरीज हियर बिकॉज दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है और दोनों एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो नलीफाई कर रहे हैं। तो आप सिंपल सा यहाँ इक्वेशन आएगा V1 plus 10 minus this voltage divided by 3 plus 2 that is 5। राइट, इस तरह से आप इसको भी नोडल एनालिसिस के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी यहाँ नहीं आनी चाहिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 19 is calculate the current in 6 ohm। here you have 6 ohm by using Norton's theorem। Norton's theorem का क्वेश्चन है, सिंपल सा दो लूप का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। 6 ohm में करंट निकालना है तो आपको यहाँ पर एक स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है, जब हम इसको ओपन करेंगे और आप अगर वोल्टेज वाला मेथड लगा रहे हैं, जैसे VOC के थ्रू आप अगर कोई चीज यहाँ निकालने जा रहे हैं, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ये RL रिमूव करने के बाद हम कह देते थे कि यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो आपका वर्क नहीं करेगा क्योंकि उसके थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा। बट इन दिस केस यहाँ 2 ओम के साथ साथ 4 वोल्ट भी कनेक्टेड है, तो ये 4 ओम को कंसिडर करना होगा उस केस में, अगर आप VOC वाली मेथड से यहाँ नॉर्टन्स कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ ISC या IN निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई स्पेशली यहाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और जब आप RN निकालेंगे तो ये सारे वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो चुके होंगे, 4 और 4 दोनों आपस में पैरेलल में होंगे, 2 एंड प्लस 2, तो 4 ओम आपका यहाँ सीधे सीधे RN आ रहा है। कोई ज्यादा एफर्ट्स पुट करने की जरूरत नहीं है, IN RN बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पर यस, जब आप इस पे थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक नया क्वेश्चन, बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें ये 4 वोल्ट आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जब आप VTH कैलकुलेट करने जाए। ठीक है, बट अगर आप VTH नहीं निकालना चाहते हैं, सीधे RTH और ISC से करना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको टेक केयर करना है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस क्वेश्चन की थेवेनिन्स थ्योरम से करने के लिए। बट क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्टन से पूछा गया था तो हमें यहाँ VOC या VTH से कोई मतलब नहीं है, हमें सिंपल IN और RN की जरूरत है जो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो 10 मार्क के लिए पूछा गया है। ओके, एंड द वन मोर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। वो कह रहा है कि फाइंड द करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस एंड पावर इन 4 ओम रेजिस्टेंस इन नेटवर्क यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ 8 ओम में रेजिस्टेंस में करंट पूछा है और 4 ओम रेजिस्टेंस का पावर पूछा है, तो आपको एक साथ दो करंट निकालने हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, हम क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व करते हैं, लेकिन जब आप स्टेप्स का फाइनली नीचे आंसर लिखते हैं तो तब आप हमेशा लिखते हैं कि करंट इन सम रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आती है और उसको फाइनली जोड़ देते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब आप 20 वोल्ट लेंगे तो आपको 8 ओम और 4 ओम दोनों का करंट निकालना है, और जब आप 2 एम्पियर लेंगे तब भी आपको 8 ओम और 4 ओम दोनों का करंट निकालना है। ठीक है, जब आप दोनों का करंट निकालेंगे तो फाइनली 8 ओम का जो रेजिस्टेंस में करंट होगा वो डायरेक्टली सम हो जाएगा, और 4 ओम में जो पावर होगी वो दोनों करंट को सम करके I2R आपको करना होगा, क्योंकि सुपरपोजिशन में डायरेक्टली पावर नहीं निकाल सकते। एक और चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, चूंकि यहाँ 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है, तो जब आप 20 वोल्ट कंसीडर करके 2 एम्पियर को ओपन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में तो 4 ओम का करंट 0 ही आ जाएगा। ये चीज आपको सीधे सीधे दिखाई दे रही है। जब 2 ओम ओपन हो जाएगा तो देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू दिस 4 ओम रेजिस्टेंस, करंट विल बी 0। सिर्फ 8 ओम में चाहिए होगा, और 8 ओम में डायरेक्टली आ जाएगा 20/2 + 8, 2 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर इसको करेंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाने के लिए यहाँ पर दो चीजों में आपको दो रेजिस्टेंसेस में आपको वैल्यूज पूछी गई हैं, जिससे कि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाए। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 21 इज रिलेटेड टू स्टार डेल्टा, जो हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया है। डेरिवेशन है, सीधे सीधे दो तरह से पूछा गया है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। पहला कह रहा है डिराइव द रिलेशन फॉर स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा कह रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन विद एग्जांपल एंड सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ बोथ एक्सप्रेशंस। तो क्वेश्चन थोड़ा सा दोनों स्टेटमेंट जो वर्ड्स हैं दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का आंसर सिमिलर होगा। हम सेम चीज दोनों में करेंगे, एग्जैक्टली पूरा डेरिवेशन करेंगे स्टार टू डेल्टा का और डेल्टा टू स्टार का।
कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे, जितने इक्वेशन, जितने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन उसमें किए गए हैं, वो सारी चीजें आपको प्रॉपरली लिखनी होंगी और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना होगा। और आसानी से किया जा सकता है, आई थिंक सो कि कोई डिफिकल्ट नहीं है स्टार डेल्टा और डेल्टा टू स्टार करना। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन डेरिवेशन का बनता है, और 2 नंबर का क्वेश्चन जो रेजिस्टेंस देके हमें कन्वर्जन करने के लिए कहा जाता है, वो जनरली बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स ऑल। ये जो 21 क्वेश्चंस हैं, ये 21 क्वेश्चंस लास्ट के 4-5 सालों में यूनिट नंबर 1 जो कि डीसी सर्किट्स है उससे पूछे गए हैं। आई थिंक सो कि आपने क्वेश्चंस का लेवल देखा है और उन क्वेश्चंस को देख के आपको लगा होगा कि जितने वीडियोस हमने बनाए हैं, अगर आपने उन वीडियोस को ढंग से एक बार देख के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया है और थोड़ा सा उनके ऊपर वर्कआउट किया है, तो आप पूरा स्कोर मॉड्यूल 1 डीसी सर्किट से कर सकते हैं। आपको जरा सी भी डिफिकल्टी मॉड्यूल 1 में नहीं आएगी। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है मॉड्यूल 1 की किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दिया जा रहा है इसके वीडियो के नीचे, उसमें एक टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट होकर अपने आंसर्स की, अपने क्वेश्चंस की क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा, राइट। और इस वीडियो के साथ हम मॉड्यूल 1 डीसी सर्किट्स को समाप्त कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे वो मॉड्यूल 2 के होंगे, जो कि एसी सर्किट से रिलेटेड होगा, राइट। So thank you so much for watching this video. If you are liking all these videos from module 1, so keep sharing, keep liking, और अपने friends के साथ उनको जरूर शेयर करें, और इसको चैनल को देखते रहिए ताकि आपको हमेशा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पर मिलते रहें। ठीक है, तो थैंक यू।